Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is agriculture. ओके, एग्रीकल्चर मीन्स जो आपका जहाँ पे आपको ग्रो करते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं. ओके, सो एग्रीकल्चर आपका एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कल्टीवेशन होता है सॉइल का, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप्स का, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स. जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है ऑफ द लैटिन वर्ड्स एगर से, जिसका मतलब है फील्ड, ठीक है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, कल्टीवेट करना. ओके, सो जो प्रोसेस है इसमें इंक्लूड है मल्टीपल प्रैक्टिसेस, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स है, रियरिंग एनिमल्स है फॉर डेयरी एंड मीट, पोल्ट्री फार्मिंग है, समटाइम्स रियरिंग फिशिंग है पोन्ड्स में, जैसे आप पोन्ड्स में मछली पकड़ते हैं, कभी वो भी हो सकता है आपका, ठीक है. क्रॉप्स को ग्रो करना, एनिमल्स को रियर करना, ये सब चीजें एग्रीकल्चर में आती हैं. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है एज इट लाइज क्लोज टू मैंस नेचुरल एनवायरनमेंट के बहुत करीबी है, ठीक है. एग्रीकल्चर वॉज द प्राइमरी कॉज होता है दैट मेड मैन सेटल ड्यूरिंग डेली फेज ऑफ सिविलाइजेशन. देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि जो एग्रीकल्चर है प्ले करता है क्रूशल रोल इन द ओवरऑल ग्रोथ में ऑफ किसी भी कंट्री के. सो इट इज नेसेसरी, जी जरूरी है कि इंश्योर करना है कि उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, मतलब जो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है मोस्टली. स्पेशल अटेंशन जो है शुड बी गिवन टू दिस सेक्टर सो दैट जो फार्मर्स हैं वो यूज करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हायर यील्ड्स होती हैं. बेटर फॉर एग्रीकल्चर द हायर विल बी द ग्रोथ ऑफ नेशन. जितना ज्यादा अच्छी एग्रीकल्चर होगा उतना ही ज्यादा जो बेटर है वो आपका नेशन की ग्रोथ होगी, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइड लाइवलीहुड्स टू द पीपल. लोगों को लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करते हैं. In order to satisfy the wants of the country, agriculture needs to be very powerful. बहुत powerful होता है. भारत में 70% of the total population जो डिपेंड होती है वो आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, विच इज जो एक सोर्स है लाइवलीहुड का लोगों के लिए, स्पेशली गांव के एरियाज में, ठीक है. सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूट्स होती हैं टुवर्ड नेशनल इनकम. जो एग्रीकल्चर है वो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है, अकाउंटिंग टू हाई जीडीपी. सबसे ज्यादा जो जीडीपी आती है वो एग्रीकल्चर के थ्रू आती है. मैनी कंट्रीज जो हैं इस पे डिपेंड होती हैं. थर्ड है हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारती है कंट्री की, देयर बाय अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है बाय लीप्स एंड बाउंड्स के थ्रू. ओके, नेक्स्ट आता है ऑफर्स फूड सिक्योरिटी. सो द पीपल, लोग होते हैं कंट्री के, उन्हें खाने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. एंड इफ अगर एग्रीकल्चर अच्छी है तो ये बहुत इजीली है कि आप मदद कर सकते हैं किसी की सेटिस्फाई करने में. ओके, देयर वांट्स, वो क्या चाह रहे हैं, रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम अदर कंट्रीज. दूसरी कंट्रीज से लेने से बेटर है कि आप खुद ही उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. दिस जो आपका सरप्लस स्टॉक्स हैं कैन बी ट्रेडेड देयर बाय गेटिंग मोर प्रॉफिट, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है. सो जो सेंस है आपका सिक्योरिटी का वो डेवलप्ड होता है एज अ कंट्री की, एंड कैन रेस्ट एश्योर्ड दैट दे आर अकम्प्लिश द नीड्स ऑफ द सिटीजन्स, कि वो जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स को पूरा कर सके. नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है. सो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके आउटसोर्स्ड हैं टू द कंट्रीज से, दे आर बाय गेटिंग अ हायर प्राइस है उनका. ये इन्फोर्स करते हैं नेशनल ट्रेड को, विच इज हाईली यूजफुल है कंट्री के लिए. नेक्स्ट है रिड्यूस करती है कैपिटल स्टोरेज. सो दिस इज वन फैक्टर, आपका एक वन सेक्टर है जो रिक्वायर्ड है at least amount of money for its development, and that is why ये puts रखा जाता है at the end of the problem की end में of capital storage के लिए, मत, ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की क्या टाइप्स हैं. सो फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो आपकी सेल्फ सफिशिएंसी फार्मिंग है, जहाँ पे जो फार्मर है फोकस करते हैं ग्रोइंग इनफ फूड टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, के सिर्फ उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए प्रॉपर फूड हो जाए, सफिशिएंट फूड हो जाए, इसलिए वो खेती करते हैं. जो आउटपुट है इज मोस्टली फॉर लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए है विद लिटिल और नो सरप्लस. सब्सिस्टेंस फार्म जो है यूजुअली
यूजुअली कंसिस्ट होते हैं ऑफ नो मोर देन फ्यू एकर्स में, एंड जो फार्म टेक्नोलॉजी है टेंस टू वो प्रिमिटिव होती है, डिपेंडेंस होती है मॉनसून लीड्स पर टू लो यील्ड्स के थ्रू, ठीक है। फिर आता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। सो जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो आपका एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन होता है और मैकेनाइजेशन सिस्टम है दैट एम्स टू मैक्सिमाइज करता है यील्ड्स को फ्रॉम अवेलेबल लैंड में थ्रू बहुत सारे मीन्स से, जैसे हैवी यूज होते हैं पेस्टिसाइड्स के, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस करता है प्रोड्यूस मोर देन चीपर फूड एज पर एकड़ एंड एनिमल्स, वो चीप से चीप फूड जो है वो ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो हेल्प करते हैं फीड अ बूमिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड में प्रिवेंट करते हैं सराउंडिंग लैंड को फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड हो जाती है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, बट हैज ग्रोन टू बिकम द बिगेस्ट थ्रेट होते हैं ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए थ्रू द जो लॉस होता है इकोसिस्टम सर्विस का, ग्लोबल वार्मिंग हैज लीड टू द इमरजेंसी होती है न्यू पैरासाइट्स की, ठीक है, रीएमेंडेंस होता है पैरासाइट्स का प्रीवियसली कंसिडर्ड करते हैं टू द अंडरग्रोथ बाय क्रिएटिंग द कंडीशंस ऑफ पैरासाइट ग्रोथ, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर 80% जो आपके ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन इसी वजह से होते हैं। फर्दर मोर जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो मार देती है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को, जो डिग्रेड्स करते हैं, डिप्लेक्ट्स करते हैं वेरी सॉइल इट डिपेंड्स ऑन, क्रिएट्स पॉल्यूटेड कर देते हैं रन ऑफ एंड क्लॉग्ड वाटर सिस्टम, इंक्रीज कर देते हैं सब्सिस्टेंटिबिलिटी टू फ्लडिंग के लिए, ओके, एंड कॉज द जेनेटिक इरोजन हो जाता है क्रॉप्स का, लाइफ स्टॉक स्पीसीज जो है अराउंड द वर्ल्ड में डिक्रीज हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं कि जो नेचुरल आपकी फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो खत्म हो जाती है, ओके। इट ऑल्सो एक्सपेंसिव, ये आपका एक्सपेंसिव होता है, जो फार्मर्स हैं वो बाय खरीदते हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, HVY सीड्स हैं, रिक्वायर प्लेंट्री ऑफ लेबर्स, ऐसी जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस करती है मेनली इन भारतीय सबकॉन्टिनेंट में होती है, चाइना, जापान एंड कोरिया में, ओके। इसके बाद आता है आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो आपकी एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम है जो यूज करता है छोटे छोटे इनपुट्स ऑफ लेबर्स को, फर्टिलाइजर्स को, कैपिटल को रिलेटिव टू द लैंड एरिया बीइंग फार्म। इंटेंसिव फार्मिंग जो है मोस्टली कॉमनली रिफर्स टू शिप पे रिफर्स होती है, शिप इन्हें करती है, कैटल फार्मिंग होती है एरियाज में जहाँ पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, बट कैन ऑल्सो रिफर्स अ लार्ज स्केल ग्रोइंग ऑफ वीट उगाई जाती है, बार्ली, कुकिंग ऑयल्स हैं, अदर ग्रेन्स हैं इस एरिया में, जैसे आपके मुर्रे डार्लिंग बेसिन्स होते हैं, सो इन जगहों पर ये सब जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो किए जाते हैं। जो नेचर है एक्सपेंसिव फार्मिंग का, इसका मतलब है कि इट रिक्वायर्स के लेस, उसे ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती देन इंटेंसिव फार्मिंग के कंपैरिजन में। जो फार्म है वो यूजुअली बड़े होते हैं इन कंपैरिजन विद द नंबर ऑफ वर्किंग, और जो मनी है वो स्पेंड होती है इन पर। इट इज प्रैक्टिस्ड इन कंट्रीज लाइक, इनमें कहाँ प्रैक्टिस होते हैं, जैसे USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव फार्मिंग हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं इंटेंसिव के कंपैरिजन में, ठीक है। सो जो लेस लेबर पर यूनिट एरिया जो है उसमें जरूरत होती है एक्सटेंसिव में इन फार्म एरियाज में, स्पेशली सिंस एक्सपेंसिव अल्ट्रेशन टू लैंड आर कंप्लीटली एब्सेंट। जो मैकेनाइजेशन होता है वो यूज होता है फॉर मोर इफेक्टिवली ओवर लार्ज फ्लैट एरियाज में, ग्रेटर एफिशिएंसी जो है लेबर मीन्स, इसमें जनरली लोअर प्रोडक्ट प्राइसेस होते हैं। एनिमल वेलफेयर जो है वो जनरली इंप्रूव होता है क्योंकि जो एनिमल्स हैं आर नॉट केप्ट इन शिफ्टिंग कंडीशंस, लोअर रिक्वायरमेंट होते हैं इनपुट्स की जैसे फर्टिलाइजर्स। अगर आपके एनिमल्स, इफ एनिमल्स आर ग्रेज्ड होते हैं ऑन पेस्चर्स नेटिव टू द लोकेलिटी, यहाँ पर लेस लाइवलीहुड है प्रॉब्लम्स का विद एक्सोटिक स्पीसीज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लोकल एनवायरनमेंट है और जो सॉइल है वो आपकी आर नॉट डैमेज्ड नहीं होती, वो बाय ओवर यूज ऑफ केमिकल्स के यूज से भी वो आपकी डैमेज नहीं होती है। जो यूज है मशीनरी का, साइंटिफिक मेथड्स का फार्मिंग की, वो प्रोड्यूस होते हैं अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। सो जो यूल्ड स्ट्रेंथ है टू बी मच लोअर देन विद एक्सटेंसिव फार्मिंग इन द शॉर्ट टर्म, लार्ज लैंड की जरूरत होती है, लिमिट्स द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग फार्मिंग में आपका
इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसको साफ किया जाता है, कल्टिवेटेड करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, देन इट इज abandoned and allowed to revert to its natural vegetation while the cultivators move to the another plot। अब उसको नेचुरल वेजिटेशन के लिए अलाउ कर देते हैं और जो आपके कल्टिवेटर्स होते हैं वो दूसरे प्लॉट में चले जाते हैं। जो पीरियड है कल्टीवेशन का वो यूजुअली टर्मिनेटेड होता है व्हेन द सॉइल शोज साइंस ऑफ एग्जॉशन और मोर कॉमनली व्हेन द फील्ड इज ओवररन बाय वीड्स। जब तक आपकी जो फील्ड है वो साइन नहीं दे देती कि भाई हाँ अब हम अपने क्रॉप्स जो है मैं क्रॉप्स को ग्रो कर सकती हूँ, तब तक वो उसमें कुछ वर्क नहीं करते हैं। जो लेंथ होती है टाइम का दैट अ फील्ड इज कल्टिवेटेड वो यूजुअली शॉर्टर होता है देन द पीरियड ओवर द लैंड इज अलाउड, कि जब तक वो अलाउ करती है उससे छोटा टाइम होता है टू रीजनरेट करने के लिए बाय लाइंग फैलो। वन लैंड क्लियरिंग सिस्टम जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का द स्लैश एंड बर्न मेथड होता है, जहाँ पे जो लीव्स हैं ओनली स्टम्प्स होती हैं, जो लार्ज ट्रीज हैं इन द फील्ड्स में आफ्टर द स्टैंडिंग वेजिटेशन हैज बीन उन्हें काटे जाते हैं, जलाए जाते हैं। एशेस जो होते हैं वो एनरिचिंग करते हैं सॉइल को। कल्टीवेशन जो होता है अर्थ का आफ्टर क्लीनिंग के बाद वो यूजुअली अकम्प्लिश्ड होता है बाय होई एंड डाइगिंग स्ट्रिक से एंड नॉट बाय प्लव। इंडिया में ये सिस्टम जो है फार्मिंग का इसे झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हैज फ्रीक्वेंटली बीन वो अटैक्ड होते करते हैं इन प्रिंसिपल में बिकॉज ये डिग्रेड्स करते हैं द फर्टिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स को। नेवरथलेस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है इज एन एडेप्टेशन है टू ट्रॉपिकल सॉइल कंडीशंस का इन रीजन्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कल्टीवेशन होता है सेम फील्ड्स का विदाउट एडवांटेज आपके एडवांस टेक्निक्स जो होती हैं सॉइल कंजर्वेशन की यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स का जो एक्सट्रीमली आपकी डिटरमेंटल हैं टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। ओके, नेक्स्ट इन सच एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट में इट में भी आपकी प्रिफरेबल है टू कल्टीवेट करना फील्ड्स को एक छोटे पीरियड में और उसके बाद उसको अबंडन करना बिफोर जो सॉइल है कंप्लीटली जब तक उसे नरिशमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस होती है एरिया की, जैसे अमेजन बेसिन्स होते हैं, जायरा बेसिन है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और जितने भी फॉरेस्ट एरिया हैं विद इन द ट्रॉपिक्स में। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेजर क्रॉप्स। अब कौन कौन से क्रॉप्स मेजर होते हैं? सो जो क्रॉप्स है वो आपके टोटल कलेक्टेड अमाउंट है प्लांट्स की, जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल ग्रोन है लार्ज अमाउंट्स में। टू मेजर टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, आपके फूड क्रॉप्स। ठीक है, सबसे पहले फूड क्रॉप्स में क्या है कि जो आपके क्रॉप्स हैं प्राइमरी जो ग्रो होते हैं प्रोवाइड कराते हैं आपके खाने को लोगों के लिए, उन्हें आप क्या कहते हैं? नॉन फूड क्रॉप्स कहते हैं। इसका मतलब फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो फूड आपके क्रॉप्स इंक्लूड उसमें सीरियल्स जैसे राइस। ठीक है, सीरियल्स इंक्लूड होते हैं जिसमें चावल है, व्हीट, मेज, बार्ली है। आपके मिलेट्स में ज्वार है, रागी, बाजरा। पल्सेस में ग्राम, तुर, मूंग, मसूर आती है। स्पाइसेस में कार्डमन है, पेपर, जिंजर, चिलीज आती हैं। ठीक है, इंडिया में 3 तरीके के मेन क्रॉपिंग सीजन आते हैं। सबसे पहला आता है आपका खारिफ क्रॉप। ओके, खारिफ क्रॉप जो है आपका वो शॉन होता है जुलाई में विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून और ये हार्वेस्टेड होता है नवंबर में। एग्जाम्पल क्या है खारिफ क्रॉप्स के? जैसे राइस, मेज, पल्सेस हैं, मिलेट्स, टर्मरिक है, ग्राउंड नट्स, शुगर केन्स एंड सोयाबीन। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स। सबसे पहले आता है हमारा राइस। राइस मीन्स चावल। ओके, सो जो राइस कॉन्स्टिट्यूट्स है द स्टेपल फूड होता है फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। इसमें ज़रूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर की, जो रैंकिंग बिटवीन 20 और 30 डिग्री सेल्सियस पे रैंक होता है ये। ठीक है, रैंकिंग होती है इसकी जिसमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसको रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर की इसे ज़रूरत होती है और ये ग्रो होता है एरियाज में जहाँ पे सरप्लस वाटर सप्लाई होती है और जो सॉइल होती है दैट हैज़ हाई वाटर रिटेंशन टेंडेंसी होती है, वहाँ पर चावल उगाए जाते हैं। इंडिया और चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं राइस के इन द वर्ल्ड में। भारत में जो आपके गंगेटिक प्लेन्स हैं, यूपी, बिहार, सुंदरबंस के, वेस्ट बंगाल, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं असम में, ये सुटेबल हैं राइस कल्टीवेशन के लिए। बट जो लीडिंग राइस आपके प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो भारत में पंजाब और हरियाणा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो चावल हैं वो उगाए जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका
राबी क्रॉप्स। सो जो राबी क्रॉप्स हैं वो आपकी विंटर क्रॉप्स हैं जो ग्रोन की जाती हैं अक्टूबर में और उन्हें काटा जाता है फसल को फेब्र में। ठीक है, एग्जांपल्स में राबी क्रॉप्स के वीट, बार्ली, पीस, सीसम है, मस्टर्ड, ये सब इंक्लूड होती हैं। ओके, सबसे पहले वीट मतलब आपका गेहूं। ठीक है, सो जो वीट है वो आपका सीरियल क्रॉप है जो बिलोंग करता है टू द ग्रास फैमिली से। ये सुटेबल है फॉर टेम्परेट रीजन में, ग्रो वेल इन कूल क्लाइमेट में, ठंडे क्लाइमेट में ये ग्रो हो जाता है अच्छे से। जो टेम्परेचर है एट द टाइम ऑफ बीइंग शोन शुड बी बिटवीन 10 to 15 डिग्री होना चाहिए सेल्सियस। उसको जरूरत होती है टेम्परेचर की 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक। वीट जो है स्टेपल फूड होता है इंडिया का और इस सेकेंड ओनली टू राइस इन इम्पोर्टेंट। राइस के बाद दूसरा फूड यही होता है जिसे सब खाते हैं। ठीक है, इसकी चपाती बनती है। भारत में जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वीट के वो है आपके उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विद पंजाब और हरियाणा के साथ, जो अकाउंट्स करते हैं फॉर मोर देन 60% ऑफ टोटल प्रोड्यूस जो है ये वीट ग्रो करते हैं। अदर जो वीट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र इंक्लूड है। ठीक है, इन द वर्ल्ड में जो कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, यूक्रेन, अर्जेंटीना, चिली ग्राउंड वीट्स, यूएसए और कनाडा जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वीट गोइंग के टू द हायर मैकेनिज्ड वेज ऑफ कल्टीवेशन। इंडिया स्टैंड्स करता है 4th इन द वर्ल्ड इन, ठीक है, चौथे नंबर पर वर्ल्ड में इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट के, वो गेहूं उगाता है, चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, इसके बाद आती है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स जो है आपके सोन होती है मार्च में, कल्टीवेट होती हैं जून में। जो मेन क्रॉप्स है इसमें आपके वेजिटेबल्स आते हैं जैसे बिटर गार्ड है। ओके, मस्क मेलन, बिटर गार्ड मतलब आपका करेला। ठीक है, मस्क मेलन आपको पता ही है, खरबूजा जो होता है, वाटरमेलन एंड स्वीट पोटैटोज। ठीक है, वाटरमेलन तरबूज और स्वीट पोटैटोज जो आपकी शकरकंदी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैश क्रॉप्स। जो कैश क्रॉप्स हैं ये क्रॉप्स होती हैं, ग्रो की जाती हैं फॉर द सेल के लिए टू रिटर्न अ प्रॉफिट, जिससे प्रॉफिट मिले। दीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सस्टेनेंस क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स दैट आर जो ग्रोन होते हैं टू फीड द प्रोड्यूसर्स ऑन फैमिली। मेजर जो कैश क्रॉप्स हैं इसमें शुगर केन, ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, लीन सीड्स, कोकोनट एंड फाइबर क्रॉप्स जैसे कॉटन एंड जूट इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन इज कॉटन। कॉटन क्या है? जो कॉटन है सबसे ओल्डेस्ट फाइबर है, नॉन टू मैन काइंड के लिए जाना जाता है। इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी फैब्रिक्स में, अकाउंटिंग फॉर nearly 50% of all the fabrics used in textile industries। 50% जो है इसमें यूज करते हैं इसका। कॉटन जो है सॉफ्ट फ्लफी फाइबर है जो ग्रो होता है इन अ बॉल और प्रोडक्टिव केस में अराउंड द सीड्स के चारों तरफ ऑफ द कॉटन प्लांट्स पर। ठीक है, सक्सेसफुली जो आपकी कल्टीवेशन होता है कॉटन का रिक्वायर्स अ लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड में होता है, प्लेंटी ऑफ सनशाइन इन्हें चाहिए और अ मॉडरेट रेनफॉल की इन्हें जरूरत होती है। बट जो वेदर है वो आपका ड्राई होना चाहिए ड्यूरिंग द हार्वेस्ट के टाइम पर। ठीक है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना के बाद, फॉलोड बाय यूएसए। इंडिया प्रोड्यूस करता है 25% ऑफ द टोटल कॉटन प्रोडक्शन वर्ल्ड में। बिसाइड्स बीइंग अ लीडिंग प्रोड्यूसर, जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का। गुजरात इज अ लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन आपकी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आपका आता है जूट। ठीक है, सो जूट जो है वो आपका लॉन्ग और सॉफ्ट शाइनी वेजिटेबल फाइबर है। ठीक है, दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर है और ये सेकेंड ओनली to cotton in amount produced and variety of uses owing to its shiny golden color। जो जूट है उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट्स को जरूरत होती है नीड्स अ प्लेन एलुवियल सॉइल एंड स्टैंडिंग वाटर और वार्म एंड वेट क्लाइमेट की जरूरत होती है। टेम्परेचर जिसे 20 to 40 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 70 to 80% होती है, आर फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए। इट रिक्वायर 5 to 8 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वीकली से जरूरत होती है कि इतनी तो बारिश होनी ही चाहिए। जो इंडिया है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इन द वर्ल्ड में, फॉलोड बाय बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल जो है वो आपका लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का।
अदर स्टेट्स में बिहार, असम, मेघालय और उड़ीसा आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अदर कंट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं जूट को, इसमें चाइना है, यूबिकिस्तान है, नेपाल है, जिम्बाब्वे, इजिप्ट, ब्राजील, वियतनाम एंड म्यांमार इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शुगर केन। शुगर केन आपको पता ही है, गन्ना, ओके। सो जो शुगर केन है वो आपका मेंबर है ऑफ द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली का एक मेंबर होता है जो आपका नेटिव है टू द वार्म टेम्परेट से और ट्रॉपिकल रीजन से साउथ एशिया के, और इसको यूज किया जाता है शुगर आपके प्रोडक्शन के लिए, चीनी बनाने के लिए। इट हैज टॉर्न जॉइंट फाइब्रस स्टॉक्स। जो प्लांट है वो 2 मीटर से 6 मीटर तक लंबा होता है। जो शुगर केन जूस है उसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोलेसिस, आपका जेगरी गुड़ बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो क्रस्ड फाइबर है दैट रिमेन्स बिहाइंड इज नोन एज बेसेस, उसे बैगेज बोलते हैं। उनका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए पेपर, ठीक है। मतलब जो गन्ने का जूस होता है उससे तो ये आपके गुड़, इथेनॉल वगैरह बनते हैं, और जो उसका बाद का जो वेस्ट रह जाता है उससे पेपर और फाइबर बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है जो कल्टीवेट करती है शुगर केन को अराउंड 327 BCE से। जो पर्शियंस और जो ग्रीक्स लेटर इंट्रोड्यूस कराया था उन्होंने टू द वर्ल्ड में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं ब्राजील के बाद। इंडिया में 2 डिस्ट्रिक्ट रीजन्स हैं, ओके, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, जो प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन को। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं नॉर्थ में। वाइल महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं साउथ में, ओके। वर्ल्ड में जो कंट्रीज जैसे चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, दीज आर द इंपॉर्टेंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है? सो इन कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रोन किया जाता है, और जो एनिमल्स हैं उन्हें रियर्ड करते हैं फॉर द सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। फॉर कमर्शियल फार्मिंग के लिए कमर्शियल फार्मिंग जो है ब्रॉडली क्लासिफाइड होती हैं 3 कैटेगरी में, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग में, ठीक है। इन कमर्शियल फार्मिंग जो एरिया कल्टीवेटेड और जो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है वो ज्यादा होती है, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। सारा काम जो है मशीन से होता है। सबसे पहले आता है आपका प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। सो जो प्लांटेशन है एक तरीके का टाइप होता है कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम का, जहां पर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, आपका रबर, बनाना और कॉटन जो है वहां पे ग्रोन उगाई जाती हैं। इसको जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल की जरूरत होती है। जो प्रोड्यूस करते हैं मे बी प्रोसेस्ड बाय द फार्म इटसेल्फ और नियर बाय फैक्ट्रीज। जो डेवलप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो जरूरी होता है ऐसी फार्मिंग में। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन में फाउंड किए जाते हैं वर्ल्ड के। रबड़ में मलेशिया है, कॉफी में ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। सो इन जगहों पर ये चीजें फाउंड की जाती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज रबड़। तो जो देखिए रबड़ है वो आपका इलास्टिक सॉलिड मटेरियल है जो रिट्राइव्ड होता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ मैनी ट्रॉपिकल रीजन। रबड़ कैसे बनता है? जो पेड़ों की छाल होती है उसे काट देते हैं, उसमें डिप डिप करके एक पॉइंट निकलता है इस तरह से लिक्विड, उससे रबड़ बनता है। रबड़ जो है यूज होता है बहुत सारे पर्पसेस में। इट में इंक्लूड इरेजर बनती है, इरेजर से टायर्स, ट्यूब्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें बनती हैं। रबड़ ट्रीज जो है बेसिकली ग्रो होते हैं 30 मीटर की हाइट के, और एंड जो बिगिंस होते हैं यील्ड्स फ्रॉम 6 to 7 ईयर्स। जो रबर प्लांटेशन उसे जरूरत होती है हैवी और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की, 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर, हैविंग ह्यूमिडिटी चाहिए अबाउट 75%। जो बेस्ट ग्रोइंग टेम्परेचर है रबर प्लांट का वो आपका 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है विल हाफ द ग्रोथ ऑफ द रबर प्लांट्स, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो आपकी अनसुटेबल होती हैं। इसको जरूरत होती है, रिक्वायर्स होती है एटलीस्ट 5 से 6 घंटे इसे धूप की जरूरत होती है। इसे बारिश भी चाहिए होती है प्लांट को, रबर प्लांट को, ठीक है। और आपको सनलाइट की भी जरूरत है, टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए। इट रिक्वायर्स हाईली डीप वेदर सॉइल। इन्हें हाईली डीप वेदर सॉइल की जरूरत होती है जिसमें आपके लैट्रिटिक सॉइल
इंक्लूड है, कंसिस्ट करता है। ये ग्रोन होता है बेस्ट इन वेल ड्रेन पोरस सॉइल में। जून टू जुलाई जो है बेस्ट टाइम होता है फॉरेस्ट प्लांटेशन का, ठीक है। विद 93% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, जो एशिया है वो कंटिन्यू करता है टू डोमिनेट द रबर सप्लाई विद द थाईलैंड के साथ वो सप्लाई करता है। इंडोनेशिया, वियतनाम है बिगिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के। इंडिया में जो रबर है वो मेनली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और गारो हिल्स ऑफ मेघालय में प्रोड्यूस होती है, ग्रोन होती है, ठीक है। अब आ जाता है टी तो आप सबके घर में चाय जो होती है, ठीक है, चाय पत्ती, चाय पीते हैं, ठीक है, सुबह चाय पत्ती से बनती है चाय। सो जो टी है वो आपका बेवरेज क्रॉप है, इसको जरूरत होती है कूल क्लाइमेट की एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल की थ्रू आउट द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। श्रीलंका, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश ये आपके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं टी के। इंडिया में जो टी है वो ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है हिल स्लोप्स पे, पहाड़ी इलाकों पे, असम ऑफ निर्गिस, ठीक है। वेस्ट बंगाल और जो असम है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो चाय पत्ती है वो ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉफी। सो जो कॉफी प्लांटेशन, इसको जरूरत होती है वार्म एंड वेट क्लाइमेट की एंड वेल ड्रेन लोमी सॉइल की। हिल स्लोप्स फेवरेबल हैं फॉर द कॉफी प्लांटेशन के लिए। ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको ये मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, विद ब्राजील बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। सबसे ज्यादा जहां कॉफी प्रोड्यूस होती है वो आपका ब्राजील है। ऑल्दो जो इंडिया है इज नॉट अ मेजर कॉफी प्रोड्यूसर नहीं है। सम कुछ ही स्टेट्स में साउथ इंडिया के जैसे कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु ये कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब आता है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिफर्स टू अ सेट ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च की जगह है, डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, इनिशिएट्स दैट इंक्रीज होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में एक पीरियड है जहां पर एग्रीकल्चर जो होती है इंडिया में वो बढ़ाया जाता है। इट्स यील्ड्स ड्यू टू द इम्प्रूव होता है आर्गोनॉमिक टेक्नोलॉजी के साथ। ये शुरू हुआ इंडिया में इन अर्ली 1960s में एंड लीड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स, और फिर फूड ग्रेन्स में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। प्रोडक्शन में भी स्पेशली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द अर्ली फेजेस में उनमें इंक्रीमेंट हुआ। जो आपका डेवलपमेंट है हाई यील्डिंग वैरायटीज का, सीरियल्स, ग्रेन्स, एक्सपेंशन होता है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, मॉडर्नाइजेशन होता है मैनेजमेंट टेक्निक्स का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिडाइज सीड्स का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इंक्रीमेंट हुआ, और जो पेस्टिसाइड्स हैं टू फार्मर वो कंट्रीब्यूटेड करते हैं ग्रेटली टू इट्स सक्सेस के लिए, ठीक है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वो आपका इनिशिएटेड था बाय नॉर्मन बोरलॉग ने इनका इनिशिएट किया था। एंड आर्गोनोलॉमिस्ट थे वो, जो आपके वो इज ऑल्सो कंसीडर्ड जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से। इंडिया में ये जो इनिशिएटिव है वॉज टेकन बाय इंडियन जेनेटिस्ट MS स्वामीनाथन ने इनको जो है देखा था, समझा था, ठीक है। जो आपके हु इज हेल्ड, जिन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें दो चीज देखी, जो आपके इंडिया में जो पर्सन थे सबसे पहले जिन्होंने इस चीज को समझा था वो थे MS स्वामीनाथन, और जो इसके इनिशिएट थे, ठीक है, वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग, ओके। सो फाइनली this chapter is finished now, okay. So I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.